20 किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर के दलित प्रेरणा शक्ति स्थल पर धरनारत हैं। उनका कहना है कि अथॉरिटीज ने उनके खिलाफ वादा खिलाफी की है, यानी कि उनसे कहकर उनकी मांगों को नहीं माना गया। उनका साफ तौर पे कहना है कि 2013 से पहले जो उनकी जमीन ली गई, मुआवजा दिया गया, अथॉरिटी ने कहा था उसका 10% हिस्सा जमीन के तौर पर किसानों को दिया जाएगा, लेकिन अभी तक 4 से 6% हिस्सा ही दिया गया है। सर, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारा सरकार से करार है। और हमारा सरकार क्या हुआ था, जब हमारी ज़मीनें गई थी तो उसके एवज में सरकार ने कहा था आप 10% पैसे वापस करो, हम आपको 10% के डेवलप प्लॉट देंगे। 4 साल बाद कहते हैं हमारे पास ज़मीन नहीं है देने के लिए, आप 5% के पैसे ले लो और 5% के प्लॉट ले लो। विकसित जमीन देने का करार था। जब 1975 में हम नवेड़ा बसा था तो इन्होंने कहा था कि हम आपको 10% विकसित जमीन देंगे। ये हमारा करार है, इनसे एग्रीमेंट है। इसी भी आप करार कब का है? ये 1975 का है, जब धारा 4-6 हुई थी नोएडा में। सबसे पहले नोएडा बसा था, जब का था ये। इन्होंने पहले कहा था कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, इन्होंने फैक्ट्री नहीं लगाई। उसका अधिनियम बदल गया, बिल्डरों को जमीन दे दी, औने पौने रेट जमीन दी। फिर 2011 का आदेश है हमारा, जो 10% हमें विकसित जमीन देने का था। इन्होंने 13 साल हाईकोर्ट को बरगलाया। किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक हमारी बातें, हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी, तब तक वो धरना रत रहेंगे और संसद की तरफ पूछ भी करेंगे। आतंकवादी तो है नहीं, हमला करेंगे भाई। जहां तक हमें रोका है, हम रुके हुए हैं। और किसान है, जहां भी हम घर वापसी नहीं है, जाएंगे नहीं। 13 महीने 26 महीने 4 साल 6 साल, जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, हम घर नहीं जाएंगे। हालांकि अधिकारियों की माने तो उनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से किसान नेताओं की बात हो रही है और इसके सकारात्मक परिणाम नजर आएंगे। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और मंदिरों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर के देश भर में इसके विरोध में आवाजें जरूर उठ रही हैं। सदन में भी इसे लेकर के विदेश मंत्री ने बताया कि सरकार कितनी गंभीर है, लेकिन विपक्ष की तरफ से अडानी, मणिपुर और संभल जैसे मुद्दों पर जोर शोर से हंगामा जरूर किया गया, लेकिन बांग्लादेश को लेकर के चर्चा के लिए इतनी तेजी जो है विपक्ष ने नहीं दिखाई, जिसे लेकर के विपक्ष पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। बहरहाल हंगामे की वजह से सदन बार बार जो है स्थगित करना पड़ रहा है और इससे सदन की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ कोमल शर्मा। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, यहाँ तक कि हिंदुओं के मंदिरों पर भी लगातार अटैक हो रहे हैं। इस्कॉन मंदिर के प्रमुख पुजारी चैतन्य प्रभु भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और लगातार इसके लिए भारत से जो हिंदू संगठन है और धर्मों के लोग हैं वो लगातार आवाज उठा रहे हैं कि बांग्लादेश सरकार जल्द ही इसे बंद करे। इसे लेकर के विश्व हिंदू परिषद लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। एक धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे फिर से सभी धर्मों के प्रतिनिधि, धर्मगुरुओं के साथ किया गया और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि आने वाली 10 तारीख को जो है बांग्लादेश हाई कमीशन पर इस मुद्दे को लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शरद बारिक के साथ कोमल शर्मा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है जनसंख्या को लेकर। उनका कहना है जब किसी समाज का जनसंख्या दर 2.1 से नीचे जाता है तो वो समाज समाप्त हो जाता है बिना किसी कारण के। इसलिए हर भारतीय को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने होंगे। त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तो माणूस जन्मत नाही ना, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमी कमी, शास्त्र सांगतं। इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियों ने इस पे सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कल तक तो उन्हीं के लोग बोल रहे थे मुसलमान ज्यादा पैदा कर रहे, डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी, ये लोग तो आप तो हमको दिखा रहे हैं कि हम लोग रिसोर्सेज खा जाएंगे, वो खा जाएंगे। अब मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा करो, तो हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए
जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे। नहीं, औलाद पैदा करो, वो स्कीम निकालेंगे क्या? उनका कहना है कि मोहन भागवत जब भी कोई बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका अर्थ बहुत विपरीत जाता है, चाहे वो आरक्षण के मुद्दे पे हो, चाहे मस्जिदों के अंदर शिवलिंग के तलाशने का मुद्दा हो, चाहे अब जनसंख्या का मुद्दा हो। अब ये तो उनकी अपनी सोच है और ये जाहिर करता है कितना दिवालिया हो चुके हैं ये लोग, किस ढंग पर सोचते हैं। देश तब आगे बढ़ेगा जब गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा। विपक्षी कांग्रेस ने कहा है कि बेरोजगारी चरम पर है, हम अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ने के बाद बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। देखिए, मोहन भागवत जी का कहना कम से कम 3 बच्चे पैदा करो। आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। इसमें न धर्म बीच में आना चाहिए, न राजनीति बीच में आनी चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा, नौकरियां नहीं मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी। आज हम चाइना से ज़्यादा आगे हैं। आरएसएस के मुखिया अगर इस तरीके की बात कहते हैं कि 3 बच्चे पैदा करो, मुझे बताया गया आरएसएस के नेता तो शादी नहीं करते, तो सबसे पहले तो उन्हें शादी करनी चाहिए, 3-3 बच्चे पैदा करें, उसके बाद इस तरीके का बयान दें तो कोई उस पर यकीन भी करेगा। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या के इस बयान के बाद बवाल तेज हुआ है। देखना होगा मोहन भागवत के इस बयान के बाद राजनीति कौन सी दिशा लेती है। कैमरामैन मनु के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली शराब नीति मामले में कथित आरोपी और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट 20 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि जब ईडी ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था उस दौरान वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, लिहाजा चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले सक्षम अधिकारी से मुकदमा चलाने की अनुमति जरूरी है, जो इस मामले में नहीं लिया गया है। इसलिए निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर दिल्ली हाई कोर्ट रोक लगाए। इससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उनके मामले में भी सक्षम अधिकारी से अनुमति नहीं ली गई है, जिस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर ईडी से जवाब मांगा था और 20 दिसंबर की तारीख तय की थी। अब देखना होगा 20 दिसंबर को जब दोनों की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा तो ईडी की ओर से क्या कुछ जवाब दिया जाता है और उस जवाब के बाद कोर्ट का क्या आदेश आता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मधुर के साथ गोपाल कृष्ण। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की समस्या का समाधान 2 से 3 दिनों में हो जाएगा। जानकारी मिल रही है कि 5 दिसंबर को संभवतः हेमंत सोरेन अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर लें, उसके बाद ही विशेष सत्र में शामिल होने के लिए अपने मंत्रियों के साथ जाएं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश मंत्रियों के संभावित नाम लेकर केंद्रीय नेतृत्व के पास गए हैं। वहां से ये तय होगा कि आखिर कौन मंत्री बनेगा। मंत्रिमंडल विस्तार का फार्मूला जो है वो पुरानी पद्धति पर ही लागू होगा। कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। आरजेडी कोटे से 1 मंत्री बनेगा। शेष झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से मंत्री बनाया जाएगा। 9 दिसंबर से विशेष सत्र शुरू होने वाला है। उसके पहले हेमंत सोरेन चाहते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कर इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया जाए, ताकि कमजोर ही सही लेकिन विपक्ष को कोई मौका इस संदर्भ में कम से कम न मिल सके। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। मोहन यादव सरकार को 1 साल होने को जा रहा है। ऐसे में सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल को लेकर उत्साहित है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष सरकार से 1 साल के कार्यकाल को लेकर सवाल कर रही है। तमाम सारे सवालों के बीच आज पीसीसी कार्यालय में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से तमाम मुद्दों पर सवाल पूछे हैं। सबसे बड़ा सवाल मध्य प्रदेश के कर्ज को लेकर है।
उनका आरोप है कि लगातार सरकार कर्ज ले रही है, लिहाजा प्रत्येक नागरिक के ऊपर 50,000 से ज़्यादा का कर्ज हो चुका है। लगातार सरकार कर्ज ले रही है, जिसके कारण कई योजनाएं तक बंद कर दी गई हैं, यानी कि प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था बदहाल हो चुकी है और सरकार को इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। वहीं जीतू पटवारी ने कहा है कि सरकार के विधायकों और मंत्रियों का भी उन पर भरोसा नहीं रहा है, लिहाजा वो भी समय समय पर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहते हैं। वहीं जीतू पटवारी ने किसानों और महिलाओं को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। किसानों की लड़ाई को लेकर जीतू पटवारी का कहना है कि वो सड़कों पर इसकी लड़ाई लड़ेंगे और जो किसानों को जो खाद नहीं मिल रहा है, बीज उच्च क्वालिटी का नहीं मिल रहा है, इसको लेकर वो परेशान हैं, जिसकी लड़ाई अब कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस का कहना है कि वो जल्द ही अब पोल खोलो अभियान के तहत या वादा निभाओ, जो कि लाडली बहनों को 3,000 रुपये देने की बात कही थी, मगर अभी तक वो वादा पूरा नहीं किया है। वहीं अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने जितने भी वादे चुनाव के समय किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। अब इसको लेकर वो सड़कों पर जल्द ही उतरने वाली है और 16 दिसंबर को, यानी जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा, तो विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। कहीं ना कहीं विपक्ष मोहन यादव सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर हमलावर है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। कांग्रेस द्वारा मोहन यादव सरकार पर लगाए गए तमाम आरोपों पर अब सरकार ने पलटवार किया है। सरकार की तरफ से मंत्री विश्वास सारंग मैदान में आए हैं और उन्होंने कांग्रेस पर जबरदस्त पलटवार करते हुए उनके आंकड़ों और तथ्यों को भ्रामक और गुमराह करने वाला बताया है। विश्वास सारंग ने कहा कि वो आंकड़ा दे रहे हैं कि 40,000 करोड़ का कर्ज 1 साल के अंदर मोहन यादव सरकार ने लिया है, जो गलत है, जबकि सरकार ने सिर्फ 25,000 करोड़ का कर्ज लिया है और जीडीपी के अनुसार उनको 65,000 करोड़ तक का कर्ज लेने की छूट है, यानी कि वो 65,000 तक का कर्ज ले सकते हैं, मगर उन्होंने अब तक सिर्फ 25,000 करोड़ का कर्ज लिया है। और इसके अलावा जो तमाम सारे आरोप विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर लगे हैं वो भी झूठे और भ्रामक हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी घर के अंदर, यानी कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है उससे बचने के लिए इस तरह के आरोप सरकार पर लगा रहे हैं, जबकि सरकार जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने जो वादे किए हैं उनको पूरा कर रही हैं और उसमें से 310 बिंदुओं पर काम जारी है और कई बिंदुओं पर वादे पूरे भी हो चुके हैं। यानी कि विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के तमाम सारे आरोपों को नकार दिया है। अब कहीं ना कहीं इन आरोप प्रत्यारोप के बीच जो मोहन यादव सरकार का 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है उस पर अब बार पलटवार होना शुरू हो गए हैं। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले से अभी बिहार सरकार को पूरी तरह निजात भी नहीं मिली थी कि एक और प्रश्न पत्र लीक मामला सामने आया। इस बार राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से 4500 पदों पर बहाली होनी थी, जिसके तहत एग्जाम कंडक्ट करना था और 1 और 2 दिसंबर को परीक्षा आहूत थी। 1 दिसंबर को जैसे ही परीक्षा शुरू हुई उससे पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया और इस बात की सूचना पटना पुलिस को मिली। इसके बाद पटना पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई ने इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर यह साफ कर दिया कि इस परीक्षा में व्यापक धांधली है। इसी के तहत 56 लोग डिटेन किए गए और इस बात की सूचना राज्य स्वास्थ्य समिति को दी गई। राज्य स्वास्थ्य समिति ने भी अपने स्तर से इस पूरे मामले की छानबीन की, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई की टीम राज्य स्वास्थ्य समिति जाकर भी छापेमारी की। इस पूरे प्रकरण को अब आर्थिक अपराध इकाई हैंडल कर रही है और इसमें से जो लोग डिटेन किए गए थे, यानी 56 लोगों में से कुछ लोगों को बॉन्ड भरा कर छोड़ा गया, लेकिन अभी भी 35 लोग आर्थिक अपराध इकाई के हिरासत में हैं। इस पूरे मामले की छानबीन आर्थिक अपराध इकाई कर रही है और इस छानबीन के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति ने परीक्षा को रद्द कर दिया है। यानी 1 और 2 दिसंबर को 4500 पदों पर जो बहाली होनी थी, जिसके लिए परीक्षा कंडक्ट किया जा रहा था, उसको रद्द कर दिया गया है और राज्य स्वास्थ्य समिति का कहना है कि आगे इसका डेट घोषित किया जाएगा। मतलब
मतलब साफ है कि इस अंदाज में प्रश्न पत्र लीक होने के बाद बिहार पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है और राज्य सरकार जो दावा की थी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के बाद कि हम परीक्षा को सुचारू रूप से कंडक्ट कराएंगे और कहीं से प्रश्न पत्र लीक नहीं होने देंगे, उस मामले में आर्थिक अपराध इकाई के खुलासे के बाद ये पूरी तरह साफ हो गया है कि अभी भी प्रश्न पत्र लीक का मामला चल रहा है और ऐसे गिरोह सक्रिय हैं। कुल मिलाकर इस पूरे मामले की छानबीन अब आर्थिक अपराध इकाई कर रही है और आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों का साफ साफ कहना है कि अभी छोटी मछलियां गिरफ्त में आई है। इस पूरे मामले के अनुसंधान के बाद मास्टरमाइंड की भी गिरफ्तारी हो सकती है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। देश भर के साथ साथ प्रदेश और अब ग्वालियर जिले में भी लगातार डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में ग्वालियर की तीसरी घटना सामने निकल कर आई है, जिसमें गोले के मंदिर पर रहने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ 21 लाख की ठगी यानी कि डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें गोले के मंदिर पुलिस के द्वारा घटना पर से अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जाँच भी कर रही है। अभी रिसेंटली कल एक FIR पुणे साइबर क्राइम में हुई है, जिसमें कि आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो कि पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्ति हैं। उनको एक कॉल आया और कॉल के माध्यम से उनको एनफोर्समेंट एजेंसीज का भय दिखाया गया कि आपके वारंट हैं और आपकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उस डर में आने के कारण उन्होंने इस सूचना को घर पे उनके परिवार के लोग भी थे, पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, किसी की जानकारी में नहीं लाया और RTGS के माध्यम से राशि ट्रांसफ़र की गई। कल इसमें साइबर फ्रॉड की FIR एक साइबर थाने में की गई है। इस केस को हम लोग वर्कआउट करेंगे और जल्दी ही जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन इस तरह के डिजिटल अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर कहा जाए तो लोगों में जागरूकता की कमी है, जबकि इस मामलों पर पढ़े लिखे लोग अक्सर इस घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। अब देखना होगा पुलिस किस तरह आरोपियों पर कार्रवाई करती है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। इंदौर के परदेसीपुरा थाने के थाना प्रभारी को डिजिटल अरेस्ट करने की नाकाम कोशिश की गई। दरअसल व्हाट्सएप कॉल पर उन्हें फ़ोन आया जिसमें बताया गया कि उनके बच्चे ने कुछ अनैतिक कार्य किया है और जिसके चलते उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। थाना प्रभारी समझ गए कि ये डिजिटल अरेस्ट वाले गिरोह का ही काम है, जिसके चलते उन्होंने फ़ोन को काट दिया और वो डिजिटल अरेस्ट होने से बच गए। इसके पहले भी क्राइम ब्रांच के एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया के पास इस तरह का फ़ोन आया था और उन्होंने रिकॉर्ड करके मीडिया के सामने उजागर भी किया और लोगों को हिदायत दी थी कि इस तरह के फ़ोन के झांसे में ना आएँ और नकली पुलिस अधिकारियों से ठगने से बचें। पुलिस के लिए सबसे बड़े सरदर्द की बात यह है कि आशंका है कि ये ठगोरे विदेशों में बैठ कर के इस तरह के कार्य कर रहे हैं, जिससे कि पुलिस उन तक नहीं पहुँच पा रही है। हालांकि पिछले दिनों 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था जो नकली पुलिस अधिकारी बन करके लोगों को ठगा करते थे, लेकिन अभी भी प्रतिदिन कई सारे लोग उनके झांसे में आ रहे हैं और अपने करोड़ों रुपए गंवा रहे हैं। अब देखना है कि सिलसिला कब जाकर थमता है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। रीजनिंग राजस्थान इवेंट की तैयारियां राजस्थान में जोरों से शुरू हो गई हैं। यह इवेंट 3 दिवसीय होने जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट मीटिंग की, सभी मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिए क्योंकि इस पूरे इवेंट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 तारीख को राजस्थान आएंगे। संभावित दौरा उनका बताया जा रहा है और यह पूरा इवेंट जो है राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई देशों में जाकर उद्योग के लिए प्रस्ताव देके आ चुके हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो इवेंट है वो राजस्थान के भविष्य के लिए या उद्योग के लिए आर्थिक तौर पर किस तरह से मील का पत्थर साबित होगा। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ सपना शर्मा, भारत एक्सप्रेस, जयपुर।